अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है अपनी आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज 29, और उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि चैप्टर 30 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज के आखिर में मैं कुछ बातें आपसे करूँगा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर जो है वो आखिरी पार्ट इस वीडियो का ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल जो आखिरी हिस्सा होगा, आखिरी के 2-3 मिनट। तो अभी जो है मैं वो बातें नहीं करता हूँ क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि फिर ऐसा ना हो कि हम आगे पीछे निकल जाएं और एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाए। तो भाई देखो, ये रिव्यू एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी एमसीक्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर बुक ओपन कर ली है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मैं ख़ुद भी जो है पढ़ने में पीडीएफ फॉर्मेट को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो आप लोग भी करा करो। तो चलो अल्लाह का नाम लेकर पहला एमसीक्यूज़ करते हैं। इससे एमसीक्यूज़ आपको ज़रूर आएंगे। तो 1-2 नंबर के अगर एमसीक्यूज़ सिर्फ थोड़ी सी जगह से आपको मिल जाए तो कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा समझना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ नॉन पैरेलल। तो राइट बाइसेक्टर्स है, नॉन पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो 2 तरीके हो सकते हैं इसको समझाने के। या तो बस मैं सोल्यूशन बता दूँ कि भाई कॉर्ड आएगा, तो कॉर्ड तो आप लोग पीछे से भी देख सकते हो, इसके सोल्यूशंस तो पीछे ऑलरेडी गिवन है और हर बच्चे को ये बात पता है, लेकिन ये फ़ायदा नहीं होगा, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कॉर्ड क्यों आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले कह रहे हैं राइट बाइसेक्टर्स ऑफ नॉन पैरेलल। तो ये कह रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर्स हैं। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी होगी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कि उन्होंने बात सिंगुलर में करी है या प्लूरल में करी है। तो मैं इजीली पहचान सकता हूँ कि उन्होंने बाइसेक्टर्स लिखा है। तो बेसिक है कि या ग्रामर आपको समझ में आती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी। तो यहाँ बाइसेक्टर्स लिख दिया उन्होंने, तो यानी वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपके पास 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड है। अब नॉन पैरेलल कैसे बनेगी? एक कॉर्ड आप ऐसे बना लो, एक कॉर्ड आप ऐसे बना लो, ठीक है। ये नॉन पैरेलल ऑलमोस्ट बन गई है। थोड़ा सा इसको और बेहतर कर लो, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आओ, ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये आपकी असल कंडीशन आ गई। अच्छा, इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द। अब जो ये राइट बाइसेक्टर है ना, ये मिल रहे हैं एक पॉइंट पर आकर, तो जिस पॉइंट पर आकर वो मिलेंगे वो क्या होगा? सर्कल का सेंटर। तो ये आपस में किस चीज़ की बात कर रहे थे? कॉट, यानी कॉट के राइट बाइसेक्टर्स होंगे और अगर वो आपस में आके मिलेंगे जिस पॉइंट पर, तो वो सेंटर होगा। तो इन्होंने वो कॉट वाला लफ्ज़ जो है वो आपके लिए हटा दिया था, तो कॉट वाला लफ्ज़ आपने लिखना था। पैरेलल रेडियल सेगमेंट या टेंजेंट नहीं आना था, ये इसका जो है वो कंडीशन आनी थी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड करते हैं। तो दूसरे में कहते हैं डैश सर्कल्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है आपके पास, मैंने ये एक सर्कल बना दिया, इसी पॉइंट से मैं एक और सर्कल बना सकता हूँ, इसी पॉइंट से मैं एक और सर्कल बना सकता हूँ, इसी पॉइंट से मैं एक और, इसी पॉइंट से मैं एक और सर्कल बना सकता हूँ। तो मैं एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल बना सकता हूँ, ठीक है। तो इनफाइनाइट इसका जवाब आएगा, इन्फिनिटी भी जिसे आप कह सकते हो। तो ये इसका था आपके पास बी और इसका था आपके पास इन। तो एक पॉइंट ड्रॉ करो और चेक करो उसके इर्द गिर्द कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इनफाइनाइट आप सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। अच्छा, डैश सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो देखो, ये आपके पास एक सर्कल है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो अगर तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेगा तो इसका मतलब है कि आप इसमें दूसरा सर्कल नहीं बना सकते। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, कह रहे हैं कितने सर्कल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो देखो, अगर ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अब कोई और सर्कल मैं बना सकता हूँ जो कि इन तीनों ही पॉइंट को टच करे? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल होगी। तो एक ही सर्कल में बना सकता हूं जो कि तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट को टच करे। एक 1 इसका जवाब आएगा आपके पास, 1, ठीक है। लाइट पड़ रही होगी लेकिन ये मैंने 1 लिखा है, तो इसको आप लोग 1 कर लीजिएगा। तो यहाँ आपके पास इसका जवाब जो है वो 1 आना था। अच्छा, अब आ जाओ चौथे की तरफ, चौथे एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाओ। चौथे एमसीक्यूज़ में क्या कहते हैं? आसान है भाई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तालीम है, पढ़ाई है, बस थोड़ा बहुत लॉजिक ले लोगे ना, बात समझ में आ जाएगी।
अच्छा, चौथे एमसीक्यूज में आपसे क्या कहते हैं, डैश एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। सबसे पहले तो पॉलीगॉन समझ लो कि पॉलीगॉन होता क्या है। देखो पॉलीगॉन ये तीन लफ्ज़ों से मिलके बना, दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। एक है पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, आप लोग ये पॉलीमर पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, और गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो जिसकी मैनी साइड्स हो, यानी ज़्यादा साइड्स हो, तो उसे आप पॉलीगॉन कहते हो। सिंपलेस्ट पॉलीगॉन आपके पास जो है वो ट्रायंगल होता है। तो पॉलीगॉन होता क्या है मैं बता दूं। पॉलीगॉन होने के लिए तीन कंडीशनें हैं कि एक तो स्ट्रेट लाइन हो, और एक तो वो क्लोज हो, और वो आपस में लाइनें मिल रही हों, तो ये पॉलीगॉन की कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल भी पॉलीगॉन होता है। कैसे कि उसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, और वो एक और स्ट्रेट लाइन से मिल रही होती है, ठीक है, और ये आपस में एक क्लोज शेप होता है। अब मैं बोलूँ कि मैं किसी को रख दूँ ट्रायंगल के अंदर, किसी बच्चे को मैंने ट्रायंगल के अंदर रख दिया है, और ये ट्रायंगल क्लोज है, तो ये बच्चा बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। अब अगर मैं यहाँ से ये जगह खोल दूँ, तो ये बच्चा इधर से चलता हुआ बाहर आ जाएगा, तो ये क्लोज नहीं हुआ। अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो ये क्लोज हो गया। तो पॉलीगॉन आपके पास बेसिकली वो शेप होती है जिसकी ज़्यादा साइड्स हों, यानी मैनी साइड्स हों, और वो क्लोज हो, तो ये आपके पास वो पॉलीगॉन होता है। और स्ट्रेट लाइन हो, ये भी इसकी एक शर्त है कि जितनी भी लाइंस हो वो स्ट्रेट हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन होता है। कैसे कि एक तो उसमें स्ट्रेट लाइन होंगी, और वो स्ट्रेट लाइन आपस में मिल रही होंगी, है ना। एक तो स्ट्रेट हो गई और एक तो लाइन हो गई, एक तो साइड हो गई और एक तो स्ट्रेट हो गई। देखो भाई, ये भी आपके पास एक साइड बन सकती है जो स्ट्रेट ना हो, ठीक है, ये भी एक साइड बन सकती है आपके पास, लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए। और अब ये क्लोज भी है। अगर मैं किसी चीज़ को इसके अंदर रख दूं तो वो बाहर आ सकेगा? नहीं, क्योंकि चारों तरफ से क्लोज है। तो ये आपके पास होती है पॉलीगॉन। आपको पहचानना है पॉलीगॉन होता क्या है। पॉलीगॉन, अब मैं दो शेप बनाता हूँ और मुझे आप बताएं पॉलीगॉन कौन सा है। मैंने ये एक शेप बनाया, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, ये मैंने एक शेप बना दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और शेप बना दिया पेंटागन टाइप का, यहाँ हेक्सागन टाइप का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 6 साइड्स हैं, तो ये पेंटागन नहीं होगा, हेक्सागन होगा। तो अब मुझे आप बताएं इन दोनों में से कौन सा पॉलीगॉन है। देखो दो कंडीशनें तो इसमें हैंगी, एक तो इसमें स्ट्रेट लाइन हैगी, दूसरा इसके अंदर जो है एक तो इसमें साइड्स हैंगी, ठीक है, एक तो इसमें साइड है, एक कंडीशन पूरी हो गई, दूसरा इसमें स्ट्रेट भी है। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, तो साइड्स हैं। मैं लाइन जो कह रहा हूँ वो साइड्स को ही कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये क्लोज नहीं है, अनक्लोज है, तो ये तो पॉलीगॉन नहीं हुआ। अब ये आते हैं पॉलीगॉन है या नहीं। देखो ये भी स्ट्रेट साइड है, 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 ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, तो ये पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन है, ये नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रेट, ये क्लोज नहीं है, इसके क्लोज होने की वजह से ये पॉलीगॉन नहीं हुआ। तो अब आप पॉलीगॉन तो समझ गए। ये पूरी बुक में सिर्फ एमसीक्यूज़ में ही ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, पूरी बुक में कई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो अक्सर एमसीक्यूज़ ऐसे हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको कह रहे हैं द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर, अच्छा चौथा कर रहे थे, नहीं पाँचवें पे आ गए, तो चौथा करते हैं, चौथा देखते हैं कैसे होगा। तो इसका हमारे पास क्या था कि चौथे में हमें कहा जा रहा था डैश एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्वल इन मेजर। तो देखो पॉलीगॉन जो अगर रेगुलर है तो उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों ही बराबर होते हैं मेजर में, तो बोथ लिख दो यहाँ पर, बोथ ए एंड बी, और ये आपके पास किस में लाई कर रहा है? सी में लाई कर रहा है, ठीक है, सी। अब 5, इसमें ना 20 MCQs हैं, तो थोड़ा जल्दी भी करेंगे हम। ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू, देखो आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, तो हेक्सागन की शेप मैंने आप लोगों को जो थ्योरम्स दिए थे, मतलब जो मैंने आपको जो है वो दिया था, मैंने जो आप लोगों को वो दिए थे थ्योरम के इम्पॉर्टेंट PDF, उसके अंदर मैंने ये तमाम शेप्स हेक्सागन, पेंटागन ये डाल दी थी, क्योंकि देखो ये हमें पहले तो पढ़ाई नहीं जाती थी, लेकिन अब ये यहाँ पर वर्ड्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें हेक्सागन की शेप का पता होना चाहिए। तो हेक्सागन के अंदर हमारे पास टोटल जो है कितनी साइड्स आ रही होती हैं? हमारे पास 6 साइड्स आ रही होती है ना हेक्सागन में। मैं यहाँ बना देता हूँ हेक्सागन शेप, ये एक हेक्सागन शेप है आपके पास, ये बेंजीन टाइप शेप होती है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा,
तो मुझे आपको समझाना भी है क्योंकि ये चीज़ें पहले आई नहीं है, इसलिए मैं हवाला नहीं दे सकता, इसीलिए मुझे थोड़ा बनाना पड़ रहा है, वरना मैं इसको समझा ही देता, बनाता नहीं तो। ठीक है, ये हेक्सागोन है। तो हेक्सागोन अगर रेगुलर है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, ये सारे एंगल 120 के बनेंगे। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागोन की कंडीशन है। अगर हेक्सागोन रेगुलर है तो ये तमाम एंगल्स जो हैं वो कितने के बन रहे होंगे, ये तमाम एंगल्स आपके पास 120 के बन रहे होंगे। तो इसमें भी सी जवाब आपके पास सही है, 120। मुझे आपको समझा के कराना है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी आगे थोड़ा तेज़ भी हो जाएगा। अ सर्कल विच टच ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अच्छा, वो सर्कल जो कि टच करे तमाम साइड्स ऑफ ट्राइंगल, उसको क्या कहते हो? सबसे पहले तो देखो भाई, सरकम सर्कल क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है और एक्स सर्कल क्या होता है। देखो, जो स्क्राइब्ड सर्कल होता है ना, उसको आप एक्स सर्कल भी कहते हो। स्क्राइब सर्कल की शेप में भी आगे बना के दिखा दूंगा। अच्छा, तो आपके पास बोल क्या रहे हैं ये छठे में, आपके पास एक सर्कल है, अ सर्कल विच टच ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो वो जो आपके पास सर्कल है वो तमाम साइड्स को टच कर रहा है। देखो, साइड को सर्कल जब ही टच करता है जब वो अंदर बने, ठीक है, अंदर बने, वरना तो वो वर्टेक्स को तो टच करेगा अगर बाहर बन रहा है तो अगर आपके पास सर्कल बाहर है, अगर आपके पास सर्कल बाहर बन रहा है और ट्रायंगल अंदर बन रहा है, तो ये कंडीशन होती है इन सर्कल की। ये क्या कंडीशन होती है? इन सर्कल की। लेकिन अगर आपके पास सर्कल ही अंदर बन रहा है तो ये सर्कमस्क्राइब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सर्कमस्क्राइब, के सर्कल आपके पास अंदर है किसी चीज़ के। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तो ये क्या है? सर्कम। ये आपके पास जो है वो सर्कम सर्कल है, मतलब ये सर्कम ऑफ अ स्क्वायर है आपके पास, यानी इसके अंदर आपके पास स्क्वायर के अंदर सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि तीनों साइड्स को टच कर रहा है ट्रायंगल की जो सर्कल है, तो यानी वो आपके पास ऐसा होगा, ठीक है, वो आपके पास ऐसा होगा, तो ये वो इन सर्कल की कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ना वो आपके पास इन सर्कल की है। यहाँ पर याद रखना इन सर्कल है, यानी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा होगा, इन सर्कल। तो ये है आपके पास बी में, बी है, ठीक। तो आप 7 पर आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा भी, सातवां भी इसी से मिलता जुलता है। अ सर्कल विच टच वन साइड्स ऑफ ट्राइंगल एक्सटर्नली, द टू प्रोड्यूस साइड एक्सटर्नली इज कॉल्ड, सॉरी इंटरनली इज कॉल्ड। तो भाई ये होता है आपके पास एक्स सर्कल। अब मैं बताता हूँ एक्स सर्कल कैसा होता है। वो सर्कल जो कि किसी भी ट्राइंगल को एक पॉइंट से एक्सटर्नली मिल रहा हो, तो वो सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल से एक साइड से एक्सटर्नली मिल रहा हो और दो साइड से इंटरनली मिल रहा हो, तो वो आपके पास कहलाता है वो आपके पास मिलाता है स्क्राइब्ड या एक्स सर्कल कहलाता है। तो स्क्राइब्ड का आपने जो है वो बनाई भी थी, मतलब आपने इससे पहले जो एक शेप बनाया था उसमें ये बनाई भी थी आपने, ठीक है। तो अगर आपने वो सारा पढ़ रखा है, मैं आपको शेप बना के बताता हूँ, आप पहचान जाओगे। मैं आपको शेप बना के दिखाता हूँ, आप लोग इजीली ना इस शेप को जो है वो पहचान जाओगे, क्योंकि ये शेप हमने जो है ना वो पहले ही एक सवाल है उसमें ड्रॉ करी थी, ठीक है। इससे पहले हमने एक सवाल किया था, उसके अंदर ये शेप हमने जो है वो बहुत इजीली ड्रॉ करी थी। मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर, ठीक है। तो कैसे बनेगी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ऐसे बनती है, देखो ये एक पॉइंट होता है, यहाँ से आपके पास ये जा रहा होता है, यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा होता है, ये एक्सटर्नली होता है और ये दो साइड्स इंटरनली होती हैं उसकी, ये ऐसे करके बन रहा होता है, ठीक है। तो इसको आप स्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हो और एक्स सर्कल भी कहते हो, ठीक है। ESCRIBED, स्क्राइब्ड। तो हो गया हमारा। अब 8वें की तरफ चलते हैं, ठीक है। 8वें में कहा जाता है द सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड। तो इन सर्कल के सेंटर को आप क्या कहते हो? सॉरी, द सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज कॉल्ड, द सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज कॉल्ड। मैंने बताया ना
कि जब सर्कल के अंदर कोई चीज़ बन रही हो तो आप उसको इन सेंटर भी कहते हो, ठीक है, इन सेंटर। अच्छा ये इसका लिख लो, पहले वाले का तो ए, इसका तो ए था और इसका आपके पास बी है। थोड़ा सा मैं इसको गाइड भी करता हूँ कि ये कैसे हो रहा है आपके पास, ठीक है। इन सेंटर भी आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि आपके पास में कोई एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर कोई चीज़ बन रही है। फॉर एग्जांपल उस सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, तो इस सर्कल के सेंटर को आप बोलोगे इन सेंटर, ठीक है। ऐसा करके ये शेप होती है। अब अगर यही मैं बोलूँ कि आप सरकम सर्कल बनाओ, तो आप क्या करोगे, सर्कल को बाहर रखोगे, सर्कल को अंदर रखोगे, चीज़ को बाहर रख दोगे, जो भी चीज़ बन रही है उसको बाहर रख दोगे, ठीक है। ये टच कर रहा है ऐसे करके। अच्छा अब आ जाते हैं अपना 9वां करते हैं, 9वां। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट। अच्छा जिस सेंटर हो, ठीक है, ये सरकम सेंटर होता है आपके पास। अब मैं बता देता हूँ, ये इसी शेप की बात कर रहे हैं, इसी शेप की बात, इस शेप की बात कर रहे हैं। तो राइट बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, अगर ऐसे मैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ एक ट्राइंगल के, तो वो ऐसे एक दूसरे से मिलेंगे। तो जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे उसको आप सेंटर कहोगे और इस सेंटर को आप कहते हो सरकम सेंटर, ठीक है। ये डी है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर डी। तो समझ गए ना ये कैसे हमने करा। अच्छा अब आपके पास आ जाता है 10वां। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अच्छा अब आपके पास जो है ना वो एक इंटरनल बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एंगल है, तो ये आप ऐसे करके इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर ये इंटरनल बाइसेक्टर्स आपस में मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सेंटर बनता है वो आपके पास इन सेंटर होता है, इन सेंटर। ये भी डी है, इससे ऊपर वाला भी डी था, ये भी डी था। भाई देखो रेगुलर हेक्सागोन मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेप बना के बताया था। अगर कोई चीज़ रेगुलर हेक्सागोन है तो उसके अंदर जो आपके पास मैं पढ़ लेता हूँ। इफ़ अ रेगुलर हेक्सागोन इज़ इंस्क्राइब्ड, एक रेगुलर हेक्सागोन है वो इंस्क्राइब्ड हुआ हुआ है, यानी सर्कल उसके अंदर बन रहा है, वो सर्कल के अंदर बन रहा है, ठीक है। जो रेगुलर हेक्सागोन है वो सर्कल के अंदर बन रहा है, यानी ऐसे आपके पास है सर्कल और इसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागोन बन रहा है। इधर से ले लेते हैं, ऐसे करके एक बन रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई इंस्क्राइब्ड कह रहे हैं ना, सरकम कहते तो सर्कल अंदर चला जाता। तो ऐसे करके वो शेप बन रही है। तो इसमें आपके पास जो रेगुलर है ना, तो ये जो 6 की 6 साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगी। अगर रेगुलर है तो इसका मतलब है कि ये 6 की 6 साइड जो बनी है ना वो आपस में बराबर बनी होंगी, तो ही ये रेगुलर हुआ होगा। तो इसका आपके पास है इक्वल टू, जो कि है सी। अब आ जाते हैं 11 की तरफ। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान रखना होगा कि कैसे ये काम होगा। तो चलो भाई अब आगे आ जाओ। अपना 11वां नहीं है बल्कि 12वां होगा ना, 11वां तो हमने कर लिया ना, बार 11वां तो नहीं करेंगे, 12वां। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट। तो भाई टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट, ये देखो ये आपके पास आ गया सर्कल, ये आ गया रेडियल सेगमेंट और ये आ गया टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट के दरमियान क्या एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है। राइट का मतलब 90 का, राइट का मतलब ये नहीं होता सही एंगल बनता है। वैसे तो हर के दरमियान ही सही एंगल ही बनेगा, जब भी तो शेप कंप्लीट होगी। 90 का एंगल बनता है। 13वां, द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स इज डैश ऑफ द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट। देखो भाई यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं, ये शेप्स मिटानी पड़ेंगी मैंने, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा है, इसको समझ आना ना पहले बनाना ही पड़ेगा, फिर मैं समझाता जाता हूँ। ये आपके पास है एक सर्कल, ये आ गई आपके पास टेंजेंट, उस सर्कल से टेंजेंट आ गई,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया आपके पास सेंट्रल एंगल। तो ये एंगल 1 है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 2 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो 180 होगा। ये कह रहे हैं, ये बात क्या कह रहे हैं, क्या है, द सेंट्रल एंगल, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है सर्कल के, ज्वाइन कर रहा है लाइंस को, मतलब ज्वाइन कर रहा है पहले इनसे, इस सेंटर के एंगल से दो लाइनें बन रही हैं, फिर टेंजेंट्स जो हैं, इस टेंजेंट्स वो जो है आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, यानी मिल रही हैं। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होता है, तो दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो जब दो एंगल का सम 180 होता है, हम उसे क्या कह रहे होते हैं, सप्लीमेंट। ठीक है, यानी ये दोनों ऐड होकर 180 के बराबर चले जाएंगे। अब वो एक एंगल कुछ भी हो, दूसरा कुछ भी हो, लेकिन दोनों को जब भी ऐड करोगे वो 180 ही शो करेंगे। अच्छा, अब आपके पास आखिरी तो नहीं है, 14वां है, डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ से इसको। ठीक है, रोमन काउंटिंग। 14 आपके पास क्या कहते हैं, डैश कॉमन टेंजेंट डू नॉट इंटरसेक्ट द लाइन। अच्छा, कौन सी, मैं पढ़ देता हूँ पहले, डैश कॉमन टेंजेंट डू नॉट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। तो कॉमन टेंजेंट है आपके पास, ठीक है, तो डायरेक्ट होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहा है मैं बताता हूँ, डैश कॉमन टेंजेंट डू नॉट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। देखो सेंटर्स कह रहे हैं, यानी दो सर्कल्स हैं। अगर आप एक सर्कल ये बना रहे हो, एक सर्कल ये बना रहे हो, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी ना, तो ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ठीक है, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर वर्ड आएगा आपके पास डायरेक्ट, सी में दिया हुआ है आपको डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, आगे कहता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इक्वल सर्कल्स आर। अच्छा, दोनों सर्कल्स इक्वल भी हैं, जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी भी होगी। तो फिर जो आपके पास दोनों टेंजेंट बनेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। देखो ये टेंजेंट इसके पैरेलल बन रही है ना, तो ये बात तो आपको समझ में आ रही है, ये टेंजेंट इसके पैरेलल ड्रॉ हो रही है, पैरेलल। ठीक है, आगे कहते हैं डैश कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इक्वल सर्कल्स इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। तो इसका जो आपके पास आएगा, ये आपके पास है 16वां, ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स आएगा क्योंकि इसमें एक ट्रांसवर्स ड्रॉ होती है। अब इसकी शेप बड़ी बनाने में टाइम लग जाएगा। ट्रांसवर्स, तो पहले वाले का जवाब आपके पास जो था, मतलब इससे पहले वाले का जो जवाब था हमारे पास, जो 15वां था, वो था हमारे पास डी, और उससे पहले था हमारे पास सी था, फिर डी आ गया। अब हमारे पास, क्योंकि गलती ना हो ना, खुदा ना करते हैं गलती हो जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल होगी आप लोगों को समझने में, तो बी आएगा, ट्रांसवर्स बी में है। अच्छा, अब आ जाओ अपना 7वें की तरफ, सॉरी 7वां बोलना, 17वें की तरफ। 17वें में देखो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल बात करी गई है, कोई मुश्किल बात नहीं करी है उन्होंने। अभी हाथ से ही मिटा लेते हैं पेन, वरना बार बार डस्टर उठाओ तो टाइम लग रहा है। अच्छा देखो भाई, कह रहे हैं इफ़ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई, दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियाई आपके पास कितना है, एक का रेडियाई आपके पास 5 सेंटीमीटर का है, एंड 2 सेंटीमीटर्स ईच अदर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली यानी दूसरा सर्कल उसके बाहर बनेगा। ये नोबिता का चश्मा बन गया। ठीक है, मेरा तो नहीं बनेगा क्योंकि मेरा उसमें रेक्टेंगल में ना। तो दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इन दोनों, मतलब एक सर्कल का सेंटर आपके, एक सर्कल का रेडियस आपके पास जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एक सर्कल का रेडियस आपके पास जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ईच अदर एक्सटर्नली टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इनके डिस्टेंस, इनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस,
तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है 2 है, और वहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता है आपको 5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता है आपको 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों सर्कल का सेंटर्स ऐड हो जाएंगे, सर्कल 1 का रेडियस सर्कल 2 के रेडियस में ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सर्कल 1 का रेडियस कितना है 5, सर्कल 2 का रेडियस कितना है 2, तो 7 सेंटीमीटर आपके पास जवाब आएगा। अब देखो मैं समझा देता हूँ होता कैसे। दो सर्कल्स हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी बाहर से टच कर रहे हैं, अंदर टच नहीं कर रहे हैं। तो जब बाहर टच करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल का रेडियस आ जाएगा, और फिर यहाँ से दूसरे सर्कल का रेडियस टच शुरू हो जाएगा। तो दोनों सर्कल के रेडियस को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास दोनों सर्कल के सेंटर्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, यानी इस सर्कल से लेकर इस सर्कल के दरमियान जो रेडियस का डिफरेंस होगा, जो सेंटर्स का डिफरेंस होगा, वो आ जाएगा। ठीक है बेसिकली। अब यही कंडीशन अगर उलट जाए, काम इंटरनली के बजाय एक्सटर्नली के बजाय इंटरनली हो जाए। अभी तो इंटरनली के लिए काम करा, अब अभी तो एक्सटर्नली के लिए काम किया, अब इंटरनली के लिए काम करते हैं। इंटरनली का मतलब है कि दूसरा सर्कल भी अंदर ही ड्रॉ हो जाएगा। एक सर्कल आपके पास ये आ गया 1, एक सर्कल ये आ गया 2, तो ये आ गया आपके पास सर्कल 1 का रेडियस, जो कि है आपके पास 5 सेंटीमीटर। सवाल पढ़ देता हूँ। इफ़ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई, दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। टच ईच अदर इंटरनली, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, यानी अंदर से टच कर रहे हैं। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, तो दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो एक सर्कल जो आपके पास बन रहा है, इसको थोड़ा सा मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो एक सर्कल का जो सेंटर है वो आपके पास ये है, सर्कल 1, और सर्कल 2 का सेंटर ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, आपके पास सर्कल 1 का रेडियस हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास सर्कल 2 का रेडियस हो गया। तो अब आपने क्या निकालना है, आपने दोनों सर्कल के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस आपने निकालना है। तो आपको R1 तो पता है, माइनस कर दो R2 से, तो आपके पास जो है वो दोनों सर्कल के दरमियान का, दोनों सर्कल के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। तो 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, जगह नहीं है ना इसलिए थोड़ा छोटा हो रहा है, और ये 2 सेंटीमीटर है। 5 - 2 = 2। तो इंटरनली जब टच करेंगे तो आप माइनस करेंगे, एक्सटर्नली जब टच करेंगे तो आप ऐड करेंगे, 3 सेंटीमीटर। एक का था 7 सेंटीमीटर, हमने लिखा नहीं था, लिख लीजिए। हाँ, एक का था 7 सेंटीमीटर डी, और एक का था आपके पास 3 सेंटीमीटर सी। अब आ जाते हैं सेकंड लास्ट की तरफ। 2 और मोर कवरिंग लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट, ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो भाई, दो कवरिंग लाइन क्या होती हैं, हमने जो आखिरी सवाल किया था ना एक्सरसाइज 9.5, ये उससे रिलेटेड है। तो ये एक कवरिंग लाइन है, ये दूसरी कवरिंग लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे पे एक पॉइंट पर आकर जो है वो ज़रूर मिलती हैं, तो सिंगल पॉइंट पर आके मिलती हैं आपस में, और पॉइंट्स पे नहीं मिल पाती हैं। अब कवरिंग से क्या मुराद है, कोई चीज़ इसके अंदर बन रही है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल इसके अंदर बन रहा है, एक सर्कल इसके अंदर बन रहा है, तो वो कवर हो रहा है ना, तो वो इस लाइन से कवर हो रहा है, इस लाइन से भी कवर हो रहा है। तो दो कवरिंग लाइन है, एक कवरिंग लाइन 1 है, एक कवरिंग लाइन 2 है। तो कवरिंग लाइन 1, कवरिंग लाइन 2 सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे से आके मिलेंगी। इसके बाद इन्हें जितना भी मैं आगे बना दूँ, चाहे बोर्ड से बाहर ही क्यों ना ले जाऊँ, ये आपस में नहीं मिल पाएंगी, ये इनकी खसूसियत रहेगी। अब आखिरी के MCQs करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करके इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ 3 और मोर साइड्स क्लोज फिगर इज कॉल्ड। तो उसको आप क्या बोलते हो, तीन लाइन से एक क्लोज फिगर बना लो, क्लोज फिगर, ठीक है, लाइंस कह लो या साइड्स कह लो, एक ही बात है। 3 साइड से क्लोज फिगर बना लो या 4 साइड से क्लोज फिगर बना लो, 3 से ज़्यादा साइड्स तो 4 ही होंगी ना, या और ज़्यादा साइड से क्लोज फिगर बना लो। ये किस चीज़ की कंडीशन बताई थी मैंने, पॉलीगॉन,
ठीक है, ये है ना ये, और ये आपके पास 10th। इसको आए चेक करते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। इसके जवाब आपको मिल जाएंगे लास्ट पेज पर, जो मैंने शुरू में भी बता दिया था। अब इसको चेक करते हैं कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है कहीं, कोई भी छोटी सी। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको सही कर लेंगे। हाँ भाई, तो आपके पास जो है वो 29 के MCQs। सबसे पहला जवाब था आपके पास बी, फिर दूसरा था डी, फिर था ए, चौथे का था सी, पांचवे का था सी, छठे का था बी। मैंने सातवें का देख लिया, मैंने कहा सातवें का तो छठे का ए आ रहा है, तो वो सातवें का ए। आठवें का सातवें का है, हाँ आठवें का है बी, नवे का है डी, 10वें का भी डी, और 11वें का डी सी ए, 13वें का बी, 14वें का सी, 15वें का बी, 16वें का भी बी, 17वें का डी, 18वें का सी ए डी। सही है। देखो भाई सारे सही हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबकी लॉजिक्स भी आपको एक एक करके दी और चीज़ें समझाई। तो अब यहाँ पर अपनी बात करते हैं। देखो भाई यहाँ पर हमारी जो है वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक कंप्लीट होती है। इस पॉलीगॉन के वर्ड्स पर आकर ये हमारी बुक कंप्लीट होती है। हाँ बेशक कुछ चीज़ें जो है मैंने छुड़वाई थी, एक्सरसाइज कोई नहीं छुड़वाई और कोई भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाए, वो सारे तो मैंने करा दिए थे। हाँ एक दो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 22 से मैंने कहा था कि आप लोग कर लेना, लेकिन उसकी भी मैंने स्लाइड्स चलाई थी, लेकिन वो स्लाइड्स बच्चों को नहीं समझ में आई, तो मैं वो क्वेश्चंस इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर कराऊंगा। लेकिन हमारी बुक तो वैसे कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए भाई, हो सकता है कि इस बुक को कराने में मुझसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, और हो सकता नहीं है हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई हैं, हुई हैं। माइनर मिस्टेक थी जो कि आगे जाके मेजर बन गई, मतलब कि भाई एक माइनस नहीं लगाया तो फिर उसका आंसर में फ़र्क आया। लेकिन अगर मैंने 500 क्वेश्चंस भी कराए हैं ना इस बुक में, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 500 तक तो क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें से मेजॉरिटी तो मैंने आपको सही कराए। लेकिन अगर फिर भी जहाँ गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं तमाम स्टूडेंट से और जिन्होंने भी देखा उन सबसे माजरत ख्वाह हूँ, सॉरी करता हूँ बेसिकली। क्यों? क्योंकि भाई देखो मुझसे गलती हुई जिसकी वजह से चीज़ आगे गलत गई। बाद में मैं उसे ये सही कर सकता था कि वीडियो को दोबारा डिलीट करके दोबारा अपलोड करता, तो इसमें फिर बहुत टाइम लगता, लेकिन मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसके आंसर्स को सही करने की कोशिश की थी। तो अब मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मैं उससे सही भी कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसको सही कर दूँगा, जो भी उसके जो सही लिखना है वो वहाँ लिख दूँगा, ताकि फिर उसी वीडियो में बच्चे को पता चल जाए। तो भाई अब फर्स्ट ईयर आ जाती है, इसके बाद इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर स्टार्ट करूँगा और एक नए जज्बे से करूँगा। और फर्स्ट ईयर में मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि तमाम सवालात कराऊँगा और तमाम पार्ट्स भी कराऊँगा। मतलब हर सवाल में जो आपको पार्ट्स बना देते हैं ना, वो तमाम पार्ट्स भी करा दिया करूँगा। अगर मुझे किसी एक्सरसाइज का, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपको दी हुई है 3.1, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पूरी एक्सरसाइज को एक वीडियो में नहीं कराऊँगा, पार्ट बना दूँगा, एक एक दो घंटे के पार्ट बना दूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट बना दूँगा, ताकि हमारी पूरी एक्सरसाइज कवर हो, तमाम क्वेश्चंस हम करें, तमाम क्वेश्चंस हम उसमें कवर कर लें। तो अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगा हो कि सर आपने से ये गलती हो गई थी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इंशाल्लाह उसको वहाँ पर ज़रूर ठीक करूँगा। क्योंकि देखो भाई, आप जो भी सजेशन मुझे देते हो मेरे लिए वो एक जो है वो एक राय होती है, फिर मैं उसके ऊपर कंसीडर करता हूँ, मैं उसको सोचता हूँ, फिर चीज़ों को अंदर बेहतरी लाता हूँ। तो नो डाउट चीज़ों में बेहतरी आ रही है, और भी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और भी चीज़ों में बेहतरी आएगी। आपको कोई भी मुझे सजेशन देनी हो तो कमेंट सेक्शन में दे देना, व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा उस पर भी दे सकते हो। अच्छा, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना। आपकी जो ग्रुप की फ़ीस है वो 1500 है। अच्छा, ये जो फ़ीस हम लेते हैं ग्रुप की, वो सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि भाई हमने जो है वो आप लोगों को तमाम नोट्स देने होते हैं बनाकर, और आपने देखा होगा नोट्स हमारे ख़ुद के कोचिंग के होते हैं, किसी और के या कॉपी शुदा नहीं होते हैं, हम खुद लिखते हैं। तो भाई जब खुद लिखेंगे तो फिर टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो वो सब लगती है, इसीलिए उसकी फ़ीस रखते हैं ग्रुप की, नोट्स की और गेस्ट पेपर की। हाँ, जो चीज़ें मैं बनाता हूँ वो आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रख देता हूँ, वो आप लोग यूट्यूब से आराम से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। यहाँ पर हमारी मैट्रिक की क्लासेस कंप्लीट होती हैं एक तरह से, इंग्लिश में थोड़ा बहुत रह गया, वो मैं कंप्लीट कर दूँगा 1-2 दिनों में।
तो यहाँ पर हमारा एक जर्नी कंप्लीट हो गई। अब एक नई जर्नी है जो कि फ़र्स्ट ईयर से है। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ी हार्ड भी है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही हार्ड है, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे जज्बे से उसे कराऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।